हेलो एंड वेलकम इन अ न्यू लेसन ऑफ वीकली लेसन। सो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो 12th क्लास की फिजिक्स या फिर फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और खासकर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल बोर्ड एग्जाम्स के पेपर की बात करें आप या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें, इस टॉपिक के आपको कुछ क्वेश्चंस वहां जरूर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें, सीखें और उसके न्यूमेरिकल लगाने हमें आने चाहिए, ठीक है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक कोई और नहीं बल्कि गॉस का है, दैट इज गॉस, ठीक है। आप सब उसका नाम तो सुने होंगे, अच्छे जानते होंगे। तो आज हम जो है गॉस लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे और गॉस लॉ का डिस्कशन थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। अलग तरीके से इन द सेंस कि जो ट्रेडिशनल तरीका होता है पढ़ाने का, ट्रेडिशनल तरीका मतलब कि लोग जो है सीधे गॉस लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे, फार्मूले लिखेंगे और एक्सप्लेन कर देंगे, सवाल लगाएंगे। बट हम ऐसा नहीं करने वाले। हम स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन और सवाल अभी कुछ नहीं देखने वाले। हम पहले जो है आपको कहानी सुनाएंगे, ठीक है। अब फिजिक्स में जो है अभी मैं आपसे कहूं पहले कॉन्सेप्ट सुनाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट सुनना अच्छा नहीं लगता ना, आपको कहानियां सुनना अच्छा लगता है। तो उसको हम कहानी सुना के आगे बढ़ेंगे और ट्रेडिशनल की जगह थोड़ा सा नए तरीके से पढ़ेंगे। पहले उस डेफिनेशन तक हम खुद पहुंचेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि अब ये जो चीज हमें मिली है सामने, दैट इज गॉस लॉ, ठीक है। पहले हम गॉस लॉ तक पहुंचेंगे, फिर उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड यही तो तरीका है हर चीज की थ्योरी बनाने का, हर एक्सपेरिमेंट को करने का या फिर हर नई चीज को इन्वेंट करने का, डिस्कवर करने का। पहले वो उसको खोज तो नहीं लेते, पहले उसके पीछे जाते हैं, उसको समझते हैं। इट मीन्स आप कंक्लूड ये कर सकते हो कि हर चीज की शुरुआत हमेशा एक क्वेश्चन से होती है, ठीक है। हर चीज की शुरुआत हमेशा एक क्वेश्चन से होती है। एज यू ऑल नो, न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों ढूंढा? बिकॉज उनके मन में क्वेश्चन आया कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ठीक है। तो हर नई थ्योरी, हर नई थीसिस बेस्ड होती है किस पे? क्वेश्चन पे। नाउ सी, आज हम जो है गॉस लॉ पढ़ेंगे, उससे पहले हमारे मन में क्वेश्चन कौन कौन से होने चाहिए हम ये देखते हैं, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे फॉर एग्जांपल सबसे पहले व्हाट, गॉस लॉ क्या है, ठीक है, व्हाट देखेंगे। फिर दूसरा व्हाई, गॉस लॉ क्यों है। फिर हाउ, कैसे, ठीक है। व्हाट, व्हाई, हाउ, देन वेयर, कहां एप्लीकेबल, इसको हम कहां अप्लाई करेंगे, ठीक है। देन व्हेन, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कहां तक अप्लाई कर सकते हैं। सो तो मैंने पहले ही कहा ट्रेडिशनल तरीका नहीं, कुछ नया और बेस्ड होगा क्वेश्चंस पे। तो ये जो फ्लो डायग्राम है आप इसको माइंड में रखना। पूरा जो है टॉपिक कवर करने के बाद सबसे लास्ट में मैं इसी फ्लो डायग्राम को कंप्लीट करवाऊंगा और तब जो लोग गॉस लॉ के नोट्स 6 पेजेस में, 8 पेजेस में बनाते हैं, उनका पूरा का पूरा गॉस लॉ आधे पेज के नोट्स में कवर होगा इस फ्लो डायग्राम से। सो बिकॉज आपको पता होगा इसी फ्लो डायग्राम में व्हाट इज गॉस लॉ, व्हाई इज गॉस लॉ, हाउ इज गॉस लॉ, इट्स अ डेरिवेशन, वेयर इज एप्लीकेबल, गॉस लॉ कहां एप्लीकेबल है एंड इन विच एक्सटेंट, कब तक एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये सारे यानी ये जो फ्लो डायग्राम होगा जो हम सबसे लास्ट में कंक्लूड करेंगे एज ए समरी, ये आपको पूरे पूरे गॉस लॉ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराएंगे। वेल नाउ सी, अब जो है आपके माइंड में होना चाहिए कि ये 5 क्वेश्चन हैं, हमें इस टॉपिक में इनको समझना है, ढूंढना है और मैं आपको बताता रहूंगा कि किस जगह हमने किस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। वेल नाउ सी, अब जो है इसकी हम कहानी पे चलते हैं, ठीक है। तो गॉस लॉ की कहानी समझते हैं, कहानी इन द सेंस कॉन्सेप्ट समझते हैं। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट को मैं कहानी कहना पसंद करता हूं, ये मेरी हैबिट है। तो अब इसकी कहानी को समझते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल जो है कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। नाउ सी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्यू चार्ज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। पॉइंट चार्जेस को हम पॉजिटिव ही मान के चलते हैं कि प्लस क्यू हमारे पास एक चार्ज है। नाउ सी, अभी जो प्लस क्यू चार्ज है हम ये मान लेते हैं कि ये एक स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे है, ठीक है। ये जो पॉइंट चार्ज है ये एक स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे, ठीक है। क्यू चार्जेस इन द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। और ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसको हम सिर्फ स्टडी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ये सरफेस हम इमेजिनरी लेके चलते हैं, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि इट्स अ इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। जिसकी सेंटर पर कौन रखा है? पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज कहां रखा है? इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे। नाउ सी,
अब ये अगर सेंटर पे रखा है और हम ये मान के चलते हैं कि इस स्फीयर की जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, इट मींस व्हाट कि इसकी डिस्टेंस पूरे की पूरे स्फीयर के जो सरफेस है उससे इक्वल है और वो कितनी है, कैपिटल आर। नाउ सी, अभी इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये आर है, तो ऑब्वियस सी बात है इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं, इस क्यू चार्ज के प्रेजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट करेगा, आप सबको पता है पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को आउटवर्ड भेजेगा, इस तरीके से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स को भेजेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स को चारों तरफ आउटवर्ड स्प्रेड करेगा तो वो स्फेरिकल सरफेस को क्रॉस भी करेंगी, और अगर क्रॉस करेंगी तो वहां पर क्या होगा, फ्लक्स, एग्जैक्टली, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग एनी सरफेस, ठीक है। तो अब अगर ये क्यू चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये सारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये सारी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियल है सभी, तो ये जो सरफेस है उससे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, रेडियल है तो सरफेस के साथ कैसे होगी, परपेंडिकुलर। सो और इन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से फ्लक्स क्या होगा, थोड़ा सा इसको समझने का ट्राई। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे सबसे पहले पूछा कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से पूरे के पूरे स्फीयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आप सेम आंसर देने वाले हो कि सभी के इक्वल डिस्टेंस आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो वही आंसर यहां भी आएगा, के को हम कॉन्सेप्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं, इट्स अ कांस्टेंट, और यहां आ जाएगी वैल्यू क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस के हर पॉइंट पर यही इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है। सो नाउ सी, अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो उसके हिसाब से अगर हम फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, वी ऑल नो फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है, इस वजह से बिना किसी इंटीग्रेशन के हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्केलर क्वांटिटी। सो अब आपको ये भी पता है कि अगर आप यहाँ एक छोटा सा मान लो एक एरिया लेके देखो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैं थीटा के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो उस छोटे से एरिया का डीए भी बाहर की तरफ होगा, यानी एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा या नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के बीच का थीटा 0 होगा और cos 0 की वैल्यू 1 होगी, इट मींस व्हाट कि ये सिंपल मल्टीप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, ठीक है, या सिर्फ एरिया भी कह सकते हो, हम सीधे कह सकते हैं ए इंटू ए होगा। सो नाउ सी, अब ध्यान सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, मल्टीप्लाई एरिया रखना है किसका, ऑब्वियस सी बात है सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस, तो सरफेस एरिया स्फेरिकल सरफेस का क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपने बेसिक मेंसुरेशन में सीखा होगा, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और आर स्क्वायर से कौन कैंसिल, आर स्क्वायर, इट मींस व्हाट कि हमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिली वो मिली क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इज इट, ये जो रिजल्ट है ये चौंकाने वाला है, चौंकाने वाला रिजल्ट है, क्यों, बिकॉज चौंकाने वाला रिजल्ट इस वजह से है बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डजंट डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ स्फीयर। आप समझ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो स्फीयर की रेडियस पे डिपेंड करता ही नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस स्फीयर की साइज क्या है, ये आर है या 2r है, वो डिपेंड सिर्फ किस पे करेगा, क्यू पे। और यही बात मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाते टाइम भी एक्सप्लेन किया था, आई होप इसका थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, माइंड करना इसको। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये समझते हैं, ठीक है, ये हमें समझ आ गया, और इट मींस कि हमें ये माइंड में रखना है, इट डजंट डिपेंड ऑन, it means flux doesn't depend on size of surface, size of closed surface, उसके साइज पर ये डिपेंड नहीं करेगा। सो आई होप इतनी चीज आपको क्लियर समझ आ गई होगी। अब एक चीज और देखिए, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि अगर इसकी रेडियस को हम 2r करते हैं तो ऑब्वियसली बात है आप r की जगह 2r का होल स्क्वायर रखोगे तो यहां भी 4 पाई के साथ कितना आ जाएगा, 2r का होल स्क्वायर, तो फिर से 2r का होल स्क्वायर और 2r का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, अगेन हमें फ्लक्स फिर से कितना मिल जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट मींस कि हम कोई सा भी स्फेरिकल सरफेस कितने भी साइज का रखें तो फ्लक्स हमें इक्वल ही मिलेगा। आप इसी कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी समझ सकते हो।
बिकॉज ऑफ व्हाट? क्योंकि हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको बराबर ही क्रॉस करेगी ना, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस स्फीयर को क्रॉस करेंगी उतनी ही इसको क्रॉस करेंगी, उतनी ही इसको क्रॉस करेंगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिपेंड्स ऑन द चार्ज नाइदर ऑन स्फीयर। डिपेंड किस पे करते हैं? चार्ज पे। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। मान लीजिए कि इस बार मैंने क्या किया कि स्फेरिकल सरफेस की जगह आपको एक टास्क दिया कि हमें नॉन स्फेरिकल सरफेस ले लेते हैं या कोई भी रैंडम सरफेस ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या होगा वो देखते हैं। मैं इसको रेस कर रहा हूं, ये लिखना रहेगा। ठीक है, तो अगर हमने कोई एक रैंडम जो है लिया सरफेस, तो ऑब्वियसली बात है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट नहीं होगी। नाउ सी, जस्ट फॉर दिस सेक, ठीक है, हमने क्या किया, इन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करने के बाद हमने कोई सा रैंडम स्फीयर ले लिया। ठीक है, स्फीयर कह रहे हैं, नॉन स्फेरिकल सरफेस ले लिया। ठीक है, अब इस नॉन स्फेरिकल सरफेस के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो बहुत आसान चीज है, बात एकदम आसान है। ये कैसा है? अभी ये इनसाइड वाला कैसा था? इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस। ये भी इमेजिनरी ही मान सकते हो, बट ये कैसा है? नॉन स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूं कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को इसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप नॉन स्फेरिकल सरफेस के लिए निकालो। ठीक है, मान लेते हैं इसकी रेडियस जो भी होगी, रेडियस को देखते हैं, साइज को डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इस बार हम जब फ्लक्स निकालेंगे तो हम इस बार एक फार्मूला यूज कर लेंगे। हमने फ्लक्स को जो पढ़ा है फार्मूला, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds या फिर dA, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, इसमें कहीं छोटा सा एक एरिया वेक्टर लोगे, उसका dA आप देखोगे, और इस बार रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी नहीं, तो मान लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये रिलेशन आने वाला है, दैट इज व्हाट? फ्लक्स। अब एक बात समझो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो थी नहीं इसमें, जो नॉन स्फेरिकल सरफेस था उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं थी, इसीलिए हमने E डॉट A नहीं लगाया। जब वो कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन E डॉट ds। अब आप बात समझो, इट मींस व्हाट कि ये चीज कैलकुलेट करने के बाद भी ये इसी के बराबर आएगा। क्यों? बिकॉज आप समझें, ये जो अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी वजह से है? चार्ज की वजह से। और आपको पता है कि हर सरफेस से क्रॉस होने वाला फ्लक्स क्या होगा? इक्वल। तो इट मींस कि ये भी क्या होगा? इसके बराबर। ये बात समझ आई? तो इट मींस इसी के बराबर कौन होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है, ये जो रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज की, ये जो रिलेशनशिप है फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज की, इसी रिलेशनशिप को तो हम गॉस लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, दैट रिलेशनशिप इज गॉस लॉ। ये रिलेशनशिप ही गॉस लॉ है। आपको ये समझ आया कि ये कैसे आएगा? ठीक है, ये था हाउ, समझ आया? ये है व्हाट। ठीक है, और ये इसके बराबर क्यों है? दैट इज फाइन, बिकॉज आप देखो ये नॉन स्फेरिकल सरफेस की वजह से है, लेकिन सभी सेम सरफेस पे हैं, तो चार्ज की वजह से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? इक्वल। इस वजह से ये दोनों क्या होंगे? बराबर। ठीक है, तो दैट इज द रियल आइडिया ऑफ गॉस लॉ। इस रिलेशनशिप को ही हम गॉस लॉ कहते हैं और कुछ नहीं है, इससे कोई टिपिकल बात नहीं है। गॉस लॉ इज सिंपल दैट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। ठीक है, इन अ क्लोज सरफेस ऑब्वियसली बात। अब अगली इंपॉर्टेंट बात एक और देख लेते हैं, फिर हम गॉस लॉ को जनरलाइज करेंगे, इसकी डिफिनेशंस को अब हम देखेंगे। पहले हमने क्या समझी? कहानी। पहले हमने कॉन्सेप्ट समझा, फिर अब इसकी हम डिफिनेशन को जनरलाइज करेंगे और वहां से हम उसके फार्मूले वगैरह को बहुत अच्छे से लिखेंगे। सो नाउ सी, अब ये जो इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस था जिसने हमारी मदद की, ठीक है, और ध्यान रखना इमेजिनरी सरफेस वैसे ही लेना जिसका एरिया हमें पता हो। ठीक है, इसी सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, इसी सरफेस को हम एक नाम देते हैं गॉसियन सरफेस, क्योंकि इन्होंने क्या किया? गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स कैलकुलेट करने में हमारी मदद की। अगर वो एरिया 4πr² हमें नहीं पता होता तो हम इस रिजल्ट तक नहीं पहुंचते। ठीक है, तो इस वजह से जिस सरफेस को सिंपल एन इमेजिनरी सरफेस विच इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग फ्लक्स वाया गॉस लॉ इज नोन एज गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस क्या है? वो इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस या फिर वो इमेजिनरी सरफेस, इट मे बी सिलिंड्रिकल, इट मे बी स्फेरिकल। ठीक है, तो वो सरफेस जिसकी मदद से हम गॉस फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे गॉस लॉ में, दैट सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। सिंपल। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम जो है गॉस लॉ को जनरलाइज कर देते हैं और उसको डेफिनेशन को बहुत अच्छे से लिख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम जो है गॉस लॉ को जनरलाइज कर लेते हैं और इसकी डेफिनेशन को ध्यान से समझ लेते हैं।
अब डिफिनेशन समझते हैं। पहले कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये दिखाया कि वो डिफिनेशन बनी कहां से। इट मींस कि जो फ्लक्स मिला था वो कितना मिला था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैन यू बिलीव, फ्लक्स पहले हमने किसके लिए पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, लेकिन गॉस लॉ ने फ्लक्स को रिलेट कर दिया किससे, इलेक्ट्रिक चार्ज से। उसने बताया कि अगर Q चार्ज है तो Q चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। डजंट डिपेंड कि आपकी कोई भी सरफेस हो, कोई भी क्लोज सरफेस हो, ठीक है, और उसका कोई भी साइज हो। नाउ सी, तो गॉस लॉ बेसिकली है क्या, इसका जनरल फॉर्म गॉस लॉ क्या है, इट प्रोवाइड्स अ डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। एक रिलेशनशिप तो थी इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर कैलकुलेट करने की, बट गॉस लॉ ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच का एक अलग रिलेशन दिया, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। सो बेसिकली गॉस लॉ इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस। नेक्स्ट अगर इसकी डिफिनेशन की बात की जाए, ठीक है, बहुत टाइम लग गया इसलिए मैंने पहले से ही लिखा, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इस पूरी कहानी का कंक्लूजन है जो मैंने आपको समझाया। मैंने आपको क्या समझाया कि जो क्लोज सरफेस का हमें जो फ्लक्स मिला, एक्चुअली में वो फ्लक्स कितना है, Q इनक्लोज्ड। इनक्लोज मींस उसके इनसाइड जो चार्ज है, आउटसाइड चार्ज का तो कोई फ्लक्स होता ही नहीं है, हमें पहले से ही पता है, ठीक है। तो जो Q चार्ज है, जो इनक्लोज्ड चार्ज है, वो टोटल इनक्लोज चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट या फिर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यही तो कहानी है। यही लिखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेट इलेक्ट्रिक चार्जेस इनसाइड द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज गॉस लॉ। ये लिखना है आपको, ये याद रखना है आपको गॉस लॉ के बारे में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इसमें ये है, क्लोज्ड सरफेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। गॉस लॉ इज एप्लीकेबल वेयर क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। तो ये गॉस लॉ की डिफिनेशन है और फार्मूला है, ठीक है। अब इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को कंक्लूड करेंगे और वहां पर हम उसको डिटेल से समझने का ट्राई करेंगे। बट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यहां पर दो चीजें हैं, एक है कह लो इसको ई नेट लिख लेते हैं, तो एक है ई डॉट ds और एक है Q इनक्लोज्ड। अब ध्यान से देखिए, ये जो Q इनक्लोज्ड है ये किसके बारे में बताता है, वो चार्ज जो इनसाइड द सरफेस होंगे, ठीक है, जो सरफेस के अंदर होंगे उनके बारे में कौन बताएगा, Q, ठीक है। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जो चार्ज इनसाइड होगा उसके बारे में कौन बताएगा, Q इनक्लोज्ड। बट जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सिर्फ इनसाइड चार्ज के लिए तो नहीं होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चार्ज आउटसाइड हो या इनसाइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल चार्जेस के लिए होगा, इनसाइड हो या आउटसाइड, बट ये चार्ज सिर्फ इनसाइड चार्जेस के लिए होगा जो अंदर है। बट इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें दे क्या है, फ्लक्स, और फ्लक्स में जो चार्ज आउटसाइड होंगे उनका कोई रोल होने वाला है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो चार्ज सरफेस से बाहर होंगे, आउटसाइड दी सरफेस होंगी, उनकी वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं मिलने वाला है। मैंने आपको पहले भी समझाया, बिकॉज जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करेगी सरफेस में उतनी ही बाहर भी निकल जाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट, ठीक है। इसी वजह से हमें कोई नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसकी वजह से नहीं मिलता है। कुछ और भी उसके कॉन्सेप्ट है, मैं ट्राई करूंगा तो उसका मैं एक छोटा सा अलग वीडियो बनाऊं कि व्हाई आउटसाइड चार्ज डजंट हैव एनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, बात करेंगे उस पर। बट बेसिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। तो ये ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है सारे चार्जेस के लिए, बट आउटसाइड चार्जेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, इस वजह से ये इसके लिए इक्विवेलेंट है, इसके लिए एप्लीकेबल है, बट यहां हम सिर्फ इनसाइड चार्जेस को ही रखने वाले हैं, ठीक है। तो ये था गॉस लॉ का पूरा समरी। और अब इसके बाद कुछ हम 1-2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं और एक बेसिक क्वेश्चन जल्दी से देख लेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट को एक बार पूरे तरीके से हम रिवाइज। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें गॉस लॉ लगाते टाइम ध्यान रखना होगा, या फिर गॉस लॉ को जब भी हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये है कुछ अत्यंत आवश्यक बिंदु, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत ही आवश्यक हैं। अब इनको देखिए। इससे सबसे पहला है गॉस लॉ इज बेसिकली फॉर क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। मैंने बताया था दूसरी क्लोज सरफेस को हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी भी हो सकती है। तो गॉस लॉ बेसिकली किसके लिए एप्लीकेबल, क्लोज्ड सरफेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, इफ Q इज इक्वल टू 0 देन फ्लक्स इज आल्सो 0। मींस व्हाट, कि अगर इनसाइड यानी जो टोटल नेट इलेक्ट्रिक चार्ज है अगर वो क्लोज सरफेस के अंदर 0 है तो ऑब्वियसली वहां कोई फ्लक्स भी नहीं हो,
ठीक है। इसके दो सिचुएशन है, एक तो हो सकता है कोई चार्ज पार्टिकल अंदर हो ही ना, तब भी कोई फ्लक्स नहीं होगा, या फिर ये हो सकता है कि वो आपस में जो है नेट जीरो कर दे। फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, इसके अंदर एक चार्ज प्लस क्यू हो और एक चार्ज क्या हो माइनस क्यू, तो अब ये प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलके क्या बना लेंगे, जीरो ऑब्वियसली। तो इस वजह से भी यहां कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, बिकॉज ये इन सबका समेशन ही क्या होता है, क्यू। वही आपका थर्ड पॉइंट है, ठीक है। तो याद रखना अगर क्यू इन जीरो है तो फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो। इन मींस इनक्लोज चार्ज। थर्ड वन इज द टर्म क्यू इज फॉर, जो क्यू टर्म है इसमें फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसमें ये जो क्यू टर्म है इसकी बात हो रही है। The term Q is for summation of all enclosed charges in sphere या फिर in surface. It means what? कि ये जो टर्म Q है ये उस क्लोज सरफेस के अंदर आने वाले सभी चार्जेस का समेशन है, ऑब्वियसली अलजेब्रिक सम बिकॉज स्केलर है। तो ये जो Q चार्ज है वो सिर्फ एक चार्ज का नहीं है, दो चार्ज का नहीं है, उस क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज होंगे उन सबका ये समेशन है, ठीक है। ये भी इसका जनरलाइज है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारे पास एक इस तरीके से एक सरफेस है और कुछ चार्जेस है यहाँ पर Q1, Q2 और यहाँ पर है Q3, दैट इज Q4 एंड दैट इज Q5, ठीक है। और हमसे किसी ने कहा कि ये सरफेस को मान लो हम फर्स्ट सरफेस कह रहे हैं, हमसे किसी ने कहा कि फाइंड फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, ठीक है। तो पहली चीज तो गॉस लॉ की जो कह सकते हो कि उसका यूजफुलनेस क्या है वो यहां समझो। पहले हमें क्या करना होता था कि अगर हमें फ्लक्स निकालना रहता था तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता था, इंटीग्रेशन ए डॉट डीएस। लेकिन गॉस लॉ ने उस पूरी कहानी को भी बदल के रख दिया, ठीक है, पिक्चर को भी बदल के रख दिया कि अब आपको फ्लक्स निकालने के लिए कोई इंटीग्रेशन नहीं करना, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई थीटा, कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अप्लाइंग गॉस लॉ, ठीक है, कि आपको जो है सिर्फ चार्ज से, आप सिर्फ चार्ज से, एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट तो सबको पता ही होगा, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो क्यू क्या है, क्यू से सिर्फ आपको फ्लक्स का आइडिया लग जाएगा, आपको कोई इंटीग्रेशन नहीं करना है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, सिर्फ क्यू चार्ज से आप फटाक से फ्लक्स बता सकते हो। सेम चीज है। अब हमें इसके सरफेस से कोई मतलब नहीं, ये किस शेप का है, क्या साइज है, क्या सरफेस है, डजंट मैटर, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, डजंट मैटर। हमें सिर्फ क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। तो इस सरफेस के अंदर कौन कौन से चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q5, Q3, Q4 चार्जेस भी हैं, बट हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज ये इनसाइड नहीं है सरफेस के, ठीक है। तो जो फ्लक्स आएगा वो कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी द फ्लक्स फॉर दिस केस। समझ आया, ठीक है। इट मींस बाहर वाले चार्जेस से हमें कोई लेना देना नहीं है। सेम केस, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट उसको दिखाता तो है, बट इनसे जितना फ्लक्स इनसाइड होगा उतना आउटसाइड हो जाएगा, तो इनसे फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला। कंट्रीब्यूशन किससे होगा, जो इनसाइड चार्जेस, ठीक है। तो ये थी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आई होप ये समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन इसी में जल्दी से देख लेते हैं जो हमें बहुत अच्छे क्लियर तरीके से आइडिया देगा। इनको आप चाहो तो देख सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्वियसली हम 12th के लेवल से ही पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन कराना मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। श्योर। अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में तो सभी ने पढ़ा एग्जाम्पल का, ठीक है। तो डायपोल के बारे में तो सभी ने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डायपोल। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक प्लस क्यू है, दैट इज प्लस क्यू, और एक यहां पर माइनस क्यू, ठीक है। ये दो चार्जेस हैं अपने पास, ठीक है, दो चार्जेस। सो अब इनके बीच हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड टाइप से बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आपने पढ़ा होगा, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव इनवर्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये इनका पूरा जो है सिस्टम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं क्यों बना रहा हूं आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, जस्ट फॉर अ सेकंड, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये प्लस क्यू चार्ज था, माइनस क्यू चार्ज था, ठीक है। ये पूरा सिनेरियो है। मैंने यहां पर कुछ सरफेस बनाई, और वो सरफेस कैसे है इसको ध्यान से समझना। पहली सरफेस है ये, दैट इज फर्स्ट सरफेस, ठीक है। दूसरी सरफेस ये है, दैट इज सेकंड सरफेस, ठीक है। एक थर्ड सरफेस है इस तरीके से, दैट इज थर्ड सरफेस, ठीक है। सो और एक जो है इन सबको इंक्लूड करती हुई फोर्थ सरफेस, दैट इज फोर्थ सरफेस।
तो ये क्वेश्चन है और आपको हर सरफेस के लिए, हर क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड φ1, φ2, φ3 एंड φ4, इन सब का फ्लक्स निकालना है आप, ठीक है। और ये पूरा अरेंजमेंट है। सो अब ध्यान से देखो, सबसे क्लियर कट बात जो है, आप चाहो तो उसको ट्राई कर सकते हो पॉज करके, फिर से लिखेंगे। वेल नाउ सी, अब अगर हम फर्स्ट सरफेस की बात करें, जस्ट सी फॉर द फर्स्ट सरफेस, तो फर्स्ट सरफेस में आपको दिख रहा है कि इस सरफेस के इनसाइड जो चार्जेस है हमें उससे ही मतलब है, बिकॉज हमने पढ़ा है गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये Q कैसा होगा, इनक्लोज्ड, Q इन। तो अब इस बार फर्स्ट सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज है, प्लस Q, तो ये क्या आ जाएगा फट से, प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किस सरफेस के है, फर्स्ट सरफेस का, दैट्स सिंपल, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जस्ट फॉर द सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज है, -2। नाउ सी, चार्जेस का जो साइन होगा आप उसी साइन के हिसाब से रखोगे, ठीक है, कोई उसमें चेंजेस नहीं करने, बिकॉज साइन टेल्स यू दैट द फ्लक्स आउटवर्ड है या इनवर्ड। सो यहां क्या आ जाएगा, -2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट्स सिंपल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस, तो आप देखो ये जो थर्ड सरफेस है, क्या इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, नहीं है, इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं था, तो -2 ना +2, तो अगर कोई चार्ज नहीं है तो ये फ्लक्स भी कितना होगा, 0, बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं था, Q इन 0। सो नाउ सी द लास्ट वन, फ्लक्स थ्रू फोर्थ सरफेस। अब इस बार क्या होगा, फोर्थ वाली सरफेस के अंदर चार्जेस को देखना है, किसको देखना है, चार्जेस। तो आप देखो इसके अंदर +Q भी है, -Q भी है, +Q एंड -Q दोनों है, तो भैया फोर्थ वाले सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, अगेन 0, बिकॉज प्लस और -2 मिलकर कितना करने हैं, 0। तो इस बार भी नेट चार्ज 0 होगा, तो इस बार भी फ्लक्स कितना मिलने वाला है, 0, बिकॉज एक +Q है, एक -Q है, यू कैन राइट Q नेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको ये जो मैंने सारे आंसर बताए कि ये किसके रिलेशन से थे, फ्लक्स चार्ज के रिलेशन से, जो हमने फटाक से कैलकुलेट कर दिए। आप इसी सेम कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन से भी समझ सकते हो, बिकॉज मैंने आपको समझाया, ये यही कहता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आल्सो द इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से देखो, जैसे फर्स्ट वाले सरफेस में सारे फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तो ऑब्वियसली फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा, और बाहर निकलने का मतलब +Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड वाले सरफेस पर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड आ रही है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव -Q। अगर थर्ड की बात करो तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से इसमें इनवर्ट हो रही है, उतनी ही इधर क्या हो रही है, आउटवर्ड, जितनी इनवर्ट उतनी आउटवर्ड, इस वजह से फ्लक्स क्या, 0, बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और थर्ड वाले की बात करो तो उसमें भी क्या है, जितनी इनवर्ट उतनी आउटवर्ड, जितनी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, उतनी ही निगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ट, इस वजह से उसके लिए भी क्या आएगा, 0। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दैट इज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब लास्ट में हम फ्लो डायग्राम को कंक्लूड कर लेते हैं। ये थोड़ा सा एक लेंथी लेसन था, आई नो, बट आपको पता है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, स्पेशली फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। श्योर। तो लास्ट में जो आपसे स्टार्टिंग में बताया था, फ्लो डायग्राम से पूरी की पूरी स्टोरी को, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को डायग्राम से उसको कंक्लूड कर लेते हैं, उसकी समझ लेते हैं। देखिए सबसे तो गॉस लॉ इज व्हाट, गॉस लॉ इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंपल, ठीक है, ये है गॉस लॉ। व्हाई, क्यों है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ड्यू टू चार्ज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी वजह से, चार्ज की वजह से, नॉट सरफेस, सरफेस की वजह से नहीं, किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। दैट इज देयरफॉर डजंट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। नाउ हाउ, क्यों, ऐसा किस तरीके से, कैसे, बिकॉज ऑफ, एक तो डेरिवेशन मैंने आपको दिखाया, वो आपका कॉन्सेप्ट है इसका। नेक्स्ट वन इज दैट इट्स अ रिलेशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। किसका रिलेशन है सबसे अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड एग्जिस्ट करेगा, इट मींस चार्ज इनसाइड है पॉजिटिव, इनवर्ड इट मींस नेगेटिव चार्ज अंदर है, 0 इट मींस या तो नेट चार्ज 0 है या फिर जितना इनवर्ड उतना आउटवर्ड। तो यू कैन रिलेट ऑल विद दिस थिंग्स विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लाइंस आल्सो। वेल नाउ द थर्ड फोर्थ थिंग इज वेयर, कहां एप्लीकेबल है, फॉर क्लोज सरफेस, ठीक है। व्हेन, कब तक, ऑलवेज एप्लीकेबल, वैसे तो हमेशा एप्लीकेबल है, बट बेस्ट फॉर सिमेट्रिकल शेप। बेस्ट किसके लिए, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल इन द सेंस की मोस्टली जिनका सरफेस एरिया वगैरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर जिनको हम जरूरत पड़ने पर इंटीग्रेट करने के लिए उनके डीए पार्ट्स को हम अलग कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल करेक्ट। या फिर सिमेट्रिकल शेप का सबसे बड़ा फायदा है कि वहां हम ये आइडिया लगा पाते हैं कि चार्ज का
कितना हिस्सा उस शेप के अंदर आएगा। ऐसे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा फ्लो डायग्राम। आई होप आपको इन पांचों क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, ठीक है। दैट्स ऑल द गॉस लॉ। ये थी आज की पूरी कहानी, आज का पूरा कॉन्सेप्ट, गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट। तो हमने गॉस लॉ का एक बेसिक क्वेश्चन और लगभग थ्योरेटिकल चीजें कवर कर ली हैं। नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे गॉस लॉ के, उसमें हम गॉस लॉ के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, एक दो एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस लॉ की प्रैक्टिस करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, जरूरत पड़ने पर पॉज करके इसमें नोट्स बना लेने और फ्लो डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट, इन द सेंस कि नॉर्मल तरीके से डेकोरेट करके अच्छे से रख लेना है, ठीक है। तो ये था आज का पूरा लेसन। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। कोई डाउट है, कोई आपका फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसी नए टॉपिक को लेकर आपका सजेशन है, यू कैन ऑल्सो टेल इन कमेंट बॉक्स। और वीडियो को लाइक करें, अगर आपको समझ आया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। हो सकता है कि मैं आपको फिजिक्स सीखने का एक नया तरीका, एक नया आइडिया दे पाऊं, ठीक है। थैंक यू सो मच, नमस्ते।